नमस्कार। थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम सीखेंगे सपोर्ट्स के बारे में, सपोर्ट्स और कैसे कैसे लोड हम लगाते हैं और कितने टाइप की बीम होती है, ये सब के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अपने सपोर्ट्स के बारे में। तो सपोर्ट्स जो होते हैं हमारे, सपोर्ट्स सपोर्ट्स में हमारे नॉर्मली, ठीक है, सबसे पहला आपका आता है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और एक और आता है रॉकर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट और रॉकर सपोर्ट। पहला हमारा है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में क्या है, ये इस तरीके से हमारे यहां पर नीचे रोलर होगा किसी एक फिक्स प्लेट पर और ये इस तरीके से यहां पे मूव कर सकता है। तो इसमें केवल केवल एक ही डायरेक्शन में इक्वेशन आती है, वो आता है एफ वाई। यानी ये केवल केवल ये जो ये वाली डायरेक्शन है यानी वर्टिकल डायरेक्शन है, केवल यहीं पर ये रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। एक होता है रॉकर सपोर्ट। रॉकर सपोर्ट के अंदर क्या होता है, ये इस तरीके से नीचे से थोड़ा सा गोल होता है, ये इस तरीके से थोड़ा सा ये गोल होता है और ये भी इस तरीके से मूव करता है, यानी ये भी रोलर सपोर्ट की तरह होता है। इसके अंदर भी इक्वेशन केवल केवल एफ वाई आती है, यानी इस ये भी केवल केवल हमारा एफ वाई डायरेक्शन में ही रिएक्शंस देगा। इसके बाद अगला हमारा आता है हिंज सपोर्ट। हिंज्ड सपोर्ट, इसका एक और नाम है पिंड सपोर्ट, यानी पिंड या हिंज कुछ भी आप बोल सकते हो। ये इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, ये यहां पर होती है पिन और इस वजह से ये जैसे यहां पर अगर हमने पिन लगा दी तो अब क्या है, ये मूवमेंट को तो रेजिस्ट नहीं करेगा, लेकिन जब हम इसे इस तरीके से पुश करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने नहीं देगा। दूसरा जब हम नीचे को पुश करेंगे तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी जाने नहीं देगा। यानी यहां पर जो हमारी रिएक्शंस आएंगी वो दो इक्वेशंस रिएक्शंस आएंगी, एक तो एफ वाई डायरेक्शन में और एक आएगा एफ एक्स डायरेक्शन में। एफ वाई और एफ एक्स, यानी इस डायरेक्शन में ये अगर हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को अभी हम मान नहीं रहे क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं 2D की, अभी हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशनल की, टू डायमेंशनल फोर्स में। अब एक हमारा अगला आता है फिक्स्ड सपोर्ट। यहां पर ये होता है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में हमारे ये इस तरीके से दिखाया जाता है फिक्स सपोर्ट, और इसमें हमारे पास तीन आती है रिएक्शन, एक तो एफ एक्स, एफ वाई और एक आता है एम जेड। ये इस तरीके से हमारे पास तीन आती है। इसके अलावा हमारे पास एक कुछ आते हैं अदर्स में। अदर्स में हमारे पास दो टाइप के सपोर्ट और आ जाते हैं, जिसमें एक हमारा आता है स्लाइडर सपोर्ट, स्लाइडर सपोर्ट, और एक आता है इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज। तो स्लाइडर सपोर्ट के अंदर क्या होता है, ये रोलर सपोर्ट की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरीके से होगा, यहां पर रोलर्स होंगे लगे हुए, ये होता है इस तरीके से होता है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट को ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में इन्होंने कर दिया तो इसको हम बोलते हैं स्लाइडर। अब ये ऊपर नीचे तो इस तरीके से स्लाइड हो सकता है, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं दसता, यानी रोलर सपोर्ट का ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारी रिएक्शंस आएगी वो आएगी एफ एक्स डायरेक्शन में, यानी ये एक्स डायरेक्शन में जाने नहीं देगा, इसको हम बोलते हैं स्लाइडर सपोर्ट। एक होता है हमारा इंटरनल हिंज, एक होता है इंटरनल हिंज के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर ये सपोर्ट है, ये कोई बीम है, उस बीम में यहां पर हमने ये इस तरीके से यहां पर एक हिंज लगा दिया है, यानी पूरी बीम, एक तो ये होगी पूरी सीधी बीम, और अगर मैं इसको यहां से काट दूं और काटने के बाद इन दोनों को मैं पिन से जोड़ दूं, ताकि जैसे ये एक पूरी बीम थी, इसको हमने काट दिया और बीच में जोड़ दिया पिन, तो अब इसमें क्या होगा, ये इस तरीके से मूव कर सकते हैं, लेकिन है ये पूरी एक ही बीम, इसको हम बोलते हैं इंटरनल हिंज, ये मूव कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज के अंदर क्या होता है, इसमें जो मूवमेंट है वो तो ट्रांसफर नहीं होता, यानी कि अगर हम सोचें कि ट्रांसफर हो जाएगा मूवमेंट, तो मूवमेंट तो ट्रांसफर इसके अंदर नहीं होगा, यानी ये मूवमेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर इसमें इस तरफ मूवमेंट आ गया, उधर मूवमेंट नहीं जाएगा, लेकिन बाकी सभी चीज ट्रांसफर करेगा ये। अगर इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा नीचे, तो ये हिंज की वजह से ये दूसरा पार्ट भी नीचे आएगा, यानी बाकी जितने भी हमारे डायरेक्ट फोर्सेस होते हैं, जितने भी डायरेक्ट फोर्स हैं, चाहे हमारी इसमें एफ एक्स ले लो या एफ वाई ले लो, ये दोनों को ट्रांसफर करेगा आराम से, एफ वाई में, एक्स एक्स में, और जेड में भी करेगा, लेकिन अभी हम यहां बात कर रहे हैं 2D की। अब अगर हम इसके 3D की बात करें, अब मैं ब्लू पेन से लिखूंगा इसके 3D की रिएक्शंस, तो यहां पर देखिए ये है हमारा रोलर सपोर्ट, इसमें क्या है, ये एफ वाई डायरेक्शन में उसने रोका, यानी कि नीचे की तरफ इसने जाने नहीं दिया। और अगर हम 3D की बात करें तो 3D में भी इसमें एफ वाई यानी ये एक ही डायरेक्शन में केवल रोक पाएगा। अगर ये 3D में भी बीम जा सकती तो ये रोलर सपोर्ट है, ये ना तो घूमने से रोक सकता है ना किसी चीज में रोक सकता है, ये केवल नीचे वाई डायरेक्शन में ही रोक सकता है। अगर हम हिंज की बात करें तो हिंज में हमारा ये तीनों ही डायरेक्शन में एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, यानी कि तीनों ही डायरेक्शन में इस बीम को रोक लेगा। अगर मैं इसको पिन कर दूंगा, पिन करने का मतलब क्या है, ना तो ये इस डायरेक्शन में भी नहीं जाने दे रहा, नीचे डायरेक्शन भी नहीं जाने दे रहा, और अगर इस डायरेक्शन में लेके जाऊं जेड में तो भी नहीं जाने दे रहा, जबकि मूवमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, मूवमेंट हम इसका कहीं भी कर सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें मूवमेंट नहीं आते, सिर्फ ये आता है 3D का केस। ब्लू पेन से हम लिख रहे हैं 3D और ब्लैक से लिखा गया है 2D का केस। ब्लैक वाले हैं ये टू डायमेंशनल के केस। ये आपसे जरूर एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सा रिएक्शन लगेगी, इसमें आपको 3D में और 2D में कंफ्यूज करना चाहेंगे। फिक्स्ड में तो 6 की 6 रिएक्शंस आती है हमारी, एफ एक्स भी होगा, एफ वाई भी होगा, एफ जेड भी होगा, और एम एक्स भी होगा, एम वाई भी होगा, और एम जेड भी होगा। तीनों ये 6 की 6 डायरेक्शन में ये इसको रोकेगा। यही हमारा
यही हमारी 6 मैक्सिमम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं 6 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर 3D। अब देखिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्लाइडर का केस समझना। इस पर कंपटीशन में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं इसकी रिएक्शंस को लेकर। स्लाइडर में क्या होता है, अगर हम 2D की बात, नहीं 2D में एक और आएगा, यहाँ पर मूवमेंट भी आएगा, यानी कि मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन के मूवमेंट को भी ये रोकेगा। अभी हम समझेंगे इस बात को कि किस तरीके। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको, ये हमारी बीम है, इस बीम को हम एक्स डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में मूव नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है, ये यहां पर रिएक्शंस लग रही हैं, ये इस तरफ को रिएक्शन लग रही है, यानी एफ एक्स, ये एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन लग रही है, तो ये रिएक्शन लग रही है हमारी एक्स डायरेक्शन में। दूसरा एक, इसको हम ऊपर नीचे मूव करा पा रहे हैं, यानी वाई डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको नीचे को यहां फोर्स लगाऊंगा तो ये इस तरीके से मूवमेंट क्रिएट करेगा, यानी ये इसको मुड़ने नहीं देगा। अगर मैं ये चाहूं कि इस तरीके से मुड़ जाए तो ये मुड़ने नहीं देगा, यानी कि इसमें मूवमेंट क्रिएट होगा। यही थोड़ा सा रोलर से अलग हो जाता है, यही इसका थोड़ा सा अलग होने की बातें हैं, तो इसमें mz आएगा। लेकिन अगर मैं इसके 3D के केस की बात करूं तो 3D के केस में इसमें एक तो ये रोकेगा x डायरेक्शन में केवल, यानी फोर्स इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन के फोर्स को ये पूरी तरीके से रोक लेगा। कैसे? और बाकी ना तो ये y में रोक पाएगा ना ही ये z में रोक पाएगा। पहले हम फोर्सेस को हम समझ लेते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां है, इसकी एक्स डायरेक्शन कौन सी होगी, यहां देखिए ये रही, तो इसकी ये रहा एक्स डायरेक्शन, और ये जेड जो है वो इस तरीके से है, सीधा है ये जेड डायरेक्शन। तो यहां देखिए ये इस तरफ चला गया यानी इन एक्स डायरेक्शन, इस तरीके चला गया यानी इन वाई डायरेक्शन, और इस तरीके से आ गया यानी इन जेड डायरेक्शन। तो ये तो इसके क्या हो गए, ये तो इसके हो गए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब ऐसी मैंने अगर इसको इधर लगा दिया, अगर हम ध्यान समझे इसको हमने इधर लगा दिया, अब ये रोलर है, रोलर की वजह से ये इन वाई डायरेक्शन तो मूव कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा, और जेड डायरेक्शन में भी ये मूव कर पाएगा, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पहिए लगाए गए हैं ना, ये वाले जो व्हील्स लगाए गए हैं, ये व्हील्स हैं जैसे आपकी ट्रॉली होती है। आप ये इसको बिल्कुल इस तरीके से आप समझिए, जैसे आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, एक ये आपको ट्रॉली बैग दिखाई दे रहा है, सेम इस ट्रॉली बैग को हमने लेकर और दीवार पर इस तरीके से लगा दिया है। अब ये जो हो गया है, ये पूरा पूरा स्लाइडर सपोर्ट हो गया है। जैसे ये यहां पर ये रही दीवार, इस दीवार पर हमने किया क्या है, एक लिया ट्रॉली बैग, ये रहा ट्रॉली बैग, और ट्रॉली बैग के ये रहे व्हील्स। तो हमने दीवार के सारे इस तरीके से ये ट्रॉली बैग लगा दिया, तो ये है प्योर स्लाइडर। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो व्हील्स है ना, ये जो व्हील्स हैं, ये व्हील इस तरीके से फंसे हुए हैं कि ये इस दीवार को छोड़कर नहीं जा सकते, यानी ये इस दीवार से टच ही रहेंगे। जैसे आप मान सकते हो कि आपने एक गेट देखा होगा, हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये इसके व्हील्स ऐसे हैं, जैसे ये हमने व्हील डायरेक्टली यहां पर अगर हम लगा देंगे, व्हील पहिए यहां अगर हम लगा देंगे डायरेक्ट, तो क्या होगा, ये नीचे तो नहीं जाएगा लेकिन ऊपर हट जाएगा व्हील। तो हमने किया क्या, इस कंडीशन को हमने यहां पर व्हील साइड में लगाए थोड़े से, ये लगाया हमने पहिया, और अब इसको हमने फिक्स इस तरीके से कर दिया कि यहां पे ये दीवार है और ये दीवार ऊपर जाके इस तरीके को पकड़े हुए है इसको। अब ये क्या होगा, ये व्हील ना तो ऊपर जा सकता है ना ही नीचे जा सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। तो कुछ इसी तरीके का होता है ये हमारा स्लाइडर सपोर्ट। अब स्लाइडर सपोर्ट के अंदर क्या हुआ यहाँ कि ये जो स्लाइडर सपोर्ट इस तरीके से है, तो ये ट्रॉली बैग को आप देखें, अब ये जो ट्रॉली बैग है इसको मैं इस डायरेक्शन में लेकर जाऊंगा तो ये मूव नहीं कर पाएगा, यानी इन एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, लेकिन वाई डायरेक्शन में मूव करूंगा तो ट्रॉली बैग को कोई दिक्कत नहीं है, जेड डायरेक्शन में मूव करूंगा तो भी ट्रॉली बैग को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर मैं 3D की बात करूंगा तो एफ एक्स केवल एक लगेगा। अब बात करते हैं मूवमेंट की, तो मूवमेंट का क्या होगा, तो मूवमेंट तो ये हमारा एक तो रोक लेगा वाई डायरेक्शन का और एक रोक लेगा जेड डायरेक्शन का, यानी कि ये दो मूवमेंट रोक लेगा। अब ये कैसे हो रहा है, देखो ट्रॉली है, इस ट्रॉली को मैं इस तरीके से नीचे की तरफ झुका रहा हूं, यहां से फोर्स लगा रहा हूं, ये इस तरीके से, तो ये व्हील्स हैं ये एक तरीके से फंसे हुए हैं, केवल स्लाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो जब मैं इस तरीके से फोर्स लगाऊंगा नीचे यहां पर, तो यहां पर एक मूवमेंट क्रिएट होगा, लेकिन ये ट्रॉली नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि ये वाला जो व्हील है वो उठ नहीं सकता ऊपर, तो ये ट्रॉली इस तरीके से जाएगी नहीं, क्योंकि जब ट्रॉली इस तरीके से जाएगी नहीं नीचे, तो इसका मतलब ये मूवमेंट जनरेट हुआ एक रेजिस्टेंस, और मूवमेंट किस डायरेक्शन में जनरेट हुआ, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जिस डायरेक्शन में उंगलियां मुड़ रही हैं, फिर अंगूठे की जो डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं मूवमेंट की डायरेक्शन। यानी ये ट्रॉली इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये वाली डायरेक्शन मूवमेंट की होगी जेड डायरेक्शन, यानी कि एम जेड ये लगाएगी, तो मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन आएगा। अब मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन कैसा रहा, इस ट्रॉली को मैं यूं तो मूव नहीं करा सकता, इसके साथ ही साथ इस ट्रॉली को मैं इस तरीके से मूव भी नहीं करा सकता, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर मूव कराऊंगा इस डायरेक्शन में तो अंगूठा किस तरफ जा रहा है, वाई, यानी ये कौन सा हो गया, मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन, तो मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन भी नहीं होगा, लेकिन मूवमेंट एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन कौन सी, ये वाली। अब इस डायरेक्शन में मैं इसको इस तरीके से घुमा लूं, यानी इस पूरी ट्रॉली को पकड़ के मैं इस तरीके से घुमाता रहूं, तो इस ट्रॉली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पूरी ट्रॉली इस तरीके से घूमती रहेगी, तो यानी कि एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट को रेजिस्ट नहीं करेगी। यही है इसकी इक्वेशंस, मेन इसकी स्लाइडर की इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आजकल एग्जाम में पूछने लगा है, तो स्लाइडर सपोर्ट ही। बाकी इंटरनल हिंज में सिर्फ इतना है कि ये जो फोर्सेस हैं उनको तो ये ट्रांसफर कर देता है, लेकिन ये फोर्स अगर 3D की बात करूंगा तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और फोर्स इन वाई डायरेक्शन और फोर्स इन
जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन को ट्रांसफर कर देगा, लेकिन मूवमेंट किसी को भी ट्रांसफर नहीं करेगा। ध्यान रखना, ये सपोर्ट नहीं है, एक तरीके से सपोर्ट नहीं दे रहा, लेकिन ये मैं ट्रांसफर बता रहा हूं कि ट्रांसफर ऑफ मूवमेंट, ट्रांसफर ऑफ फोर्स है ये है ट्रांसफर ऑफ फोर्स, ये केवल फोर्सेस को ट्रांसफर करता है। अब देखते हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग में कितने टाइप के मेंबर्स यूज होते हैं। तो मेंबर में हमारे पास 3 टाइप के मेंबर का हम इस्तेमाल करते हैं, आप 4 भी बोल सकते हैं। एक तो आपका है बीम, एक आपका है कॉलम, और एक और बाकी आपके अदर मेंबर्स होते हैं। उन अदर मेंबर में आपके 2 मेंबर आते हैं। एक तो आपका आता है टाई मेंबर, एक आपका आता है स्ट्रट। बीम आप जानते हैं कोई भी ऐसा जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, पॉसिबली, ये है पॉसिबली, यानी कि उम्मीद है कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा। इंक्लाइंड भी हो सकता है, वैसे बीम ऐसे भी हो सकती है हॉरिजॉन्टल, और इंक्लाइंड भी हो सकती है, उसको भी हम बीम ही बोलेंगे। लेकिन इसमें मेन बात क्या है कि जो फोर्सेस लगेंगे वो फोर्सेस अधिकतर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगेंगे। बीम की डायरेक्शन है ये, फोर्स लग रहा है ट्रांसवर्स, तो इसमें क्या लगता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। यही अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम जो है हमारा वो मेनली यानी कि जनरली, यहां था पॉसिबली, यानी इसके टेढ़ा होने की उम्मीद ज्यादा है, जबकि इसमें जनरली यानी कि ये हमें वर्टिकल ही मिलता है, वर्टिकल। और इस पे लोड कैसा आता है, एक्सियल लोड, यानी कि इसकी एक्सिस पर लोड आता है, इसको हम बोलते हैं कॉलम। अब टाई क्या है, ये टाई मेंबर और ये जो स्ट्रट है हमारे, ये दोनों ही आपके किसी भी एंगल पर हो सकते हैं, ऐसे किसी भी एंगल पर हो सकते हैं। ये भी सीधा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये मेनली जो आपके इस्तेमाल किए जाते हैं, इन पर ट्रांसवर्स लोड नहीं आता, इन दोनों पर ही एक्सियल लोड आता है, यानी एक्सियल लोड आएगा इन दोनों पर ही। ट्रांसफर देख, अगर ये इस शेप में भी है तो बीम की तरह, लेकिन फिर भी जो इस पर लोड आएगा वो ट्रांसवर्स नहीं आएगा, यहां पर तो ट्रांसफर लोड आया, एक्सियल लोड आएगा। टाई मेंबर पर आता है टेंसाइल फोर्स, और स्ट्रट पर आता है कंप्रेसिव फोर्स। जितने भी आपके ये ट्रस वगैरह होते हैं उसमें ये टाई और स्ट्रट, इन्हीं को हम बोलते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं ट्रस के हमारे, उनको टाई या स्ट्रट ही बोला जाता है। अब हम बात करते हैं बीम्स की, कि बीम हमारे किस टाइप की हैं, अकॉर्डिंग टू सपोर्ट। बीम अकॉर्डिंग टू सपोर्ट, तो ऑन द बेसिस ऑफ हम सपोर्ट की बात करेंगे। सपोर्ट के बेसिस पे हमारी एक तो होती है सिंपली सपोर्टेड बीम, इसको हम एसएस बीम भी बोल देते हैं, एसएस बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका एक तरफ तो लगा होगा हिंज सपोर्ट और एक तरफ आपका लगा होगा रोलर सपोर्ट। एक तरफ हिंज सपोर्ट, एक तरफ लगा होगा रोलर सपोर्ट। इसमें अगर प्योरली वर्टिकल फोर्स आ रहा है तो जो इसकी रिएक्शंस जनरेट होंगी वो भी प्योरली वर्टिकल ही जनरेट होंगी, यानी इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला रिएक्शन है हिंज की वो जनरेट नहीं होगी। एक इसमें आ सकता है आपका केस कि ये इस तरीके से यहां पर लगा हुआ है रोलर सपोर्ट, और ये थोड़ा सा इंक्लाइन फोर्स है। इंक्लाइन फोर्स में यहां पर दोनों ही रिएक्शंस जनरेट होंगी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। खैर यहां तो रोलर है तो ये तो केवल और केवल वर्टिकल ही दे पाता है। एक और इसमें टाइप आजकल आने लगा है, वो है ये कि हम इसमें करते क्या है, यहां पे हल्का सा रोलर सपोर्ट देकर थोड़ा सा उसको इंक्लाइन कर देते हैं। ये रोलर सपोर्ट को हमने थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ मेन, अगर हम इसको इस सीधा भी फोर्स लगा रहे हैं तो एक तो इसका ये वाला फोर्स आएगा और इसका हॉरिजॉन्टल वाला तो खैर नेगलेक्ट हो जाएगा ये वाला, लेकिन इसमें यहां रिएक्शंस लगती है टेढ़ी, तो इसमें एक निकालना पड़ता है हमें ये वाला फोर्स और एक निकालना पड़ता है ये वाला। तो ये है हमारा सिंपल सपोर्टेड का केस। इसके अलावा हमारे पास एक आता है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर में सिंपल आपका यही है, सिर्फ एक फिक्स सपोर्ट है और एक एंड फ्री है। इसी में ही एक हमारा आता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, इसमें क्या होता है हमारा कि इसी के ही एंड में एक रोलर सपोर्ट लगा दिया जाता है, एंड में एक लगा देते हैं रोलर सपोर्ट, तो ये हमारी हो जाती है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। रोलर की बजाय इसी में हम आगे हिंज भी लगा सकते हैं, दोनों ही हमारी कहलाई जाएंगी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। इनके अलावा एक हमारे पास आती है फिक्स्ड बीम में हमारे दोनों साइड फिक्स होते हैं, ये हमारी हो गई फिक्स्ड बीम। और ये फिक्स्ड बीम जो है इनमें ये इनडिटरमिनेट होती है, इनडिटरमिनेट बीम। और ये जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर है ये भी हमारी इनडिटरमिनेट बीम होती है, ये दोनों हमारी इनडिटरमिनेट बीम होती है। फिक्स के बाद हमारा एक आता है कॉन्टिन्यूअस बीम, सिंपली सपोर्टेड में एक हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस से पहले हम देखते हैं ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम में क्या है
कि ये जिस तरीके से सिंपली सपोर्टेड थी उसी में ही अगर हम थोड़ी सी इसको आगे एक्सटेंड कर दें बीम को, इस साइड इस डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में अगर हमने एक्सटेंड कर दिया, थोड़ी सी ये बाहर को रह गई निकली हुई, तो इस बीम को हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। ये बीम हमारी हो गई ओवरहैंगिंग बीम, इसको हमने इस तरफ निकालिए, तो ये बीम हमारी हो गई ओवरहैंगिंग बीम, ये हो गई ओवरहैंगिंग बीम। एक हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस बीम। अगर यही जो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, यही जो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसी में अगर हम दो से ज्यादा सपोर्ट लगा दें, तो किसी नॉर्मली किसी एक सपोर्ट पर हम लगाते हैं हिंज, बाकी ये अगर दो से ज्यादा सपोर्ट लगा, यानी बीच में भी आपने कोई एक सपोर्ट लगा दिया, अब 3 लगा दें, 4 लगा दें, 5 6 कितने भी लगते हैं, तो उस बीम को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम। अब इसमें हो सकता है कि ये इस तरीके से हो तो भी हम इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस बीम, या हो सकता है यार ओवरहैंगिंग कंडीशन में ना हो तो भी हम इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस बीम। तो ये हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस। एक इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए समझने वाली ये है कि जब भी कोई सी भी बीम है सिंपली सपोर्टेड है, ये कैसी भी बीम है वो, अगर आपके में केवल और केवल वर्टिकल फोर्स लग रहा है, केवल और केवल वर्टिकल फोर्स लग रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यानी इफ फोर्स इज प्योरली वर्टिकल, प्योरली वर्टिकल फोर्स है आपका, तो इसमें दो कंडीशन बनते हैं आपके। पहली कंडीशन में क्या होगा, आपका जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस हो जाएंगी वो आपकी 0 हो जाएंगी हॉरिजॉन्टल। लेकिन ये कब होगा, जब आपका इसमें देखिए केस, पहला तो ये केवल और केवल बीम के केस में होगा, केवल और केवल बीम के केस में, और बीम के भी केस में कब होगा, एंड लगा रहा हूं और नहीं, यानी बीम भी होनी चाहिए वो। दूसरी बात, और वो जो सपोर्ट है, सपोर्ट्स शुड बी एट सेम लेवल, यानी जो सपोर्ट होने चाहिए वो हॉरिजॉन्टली समान लेवल पे होने चाहिए, जितनी ऊंचाई पे ये है इतनी ऊंचाई पे ये है। अगर यही बीम को मैं इस तरीके से बना दूं, ये इस तरीके से बना दूं, अब अगर चाहे प्योरली वर्टिकल फोर्स लग रहा है फिर भी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ ना कुछ आएगा। दूसरा केस क्या है कि वो हॉरिजॉन्टल, यानी जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो आपकी 0 नहीं होंगी, कब, चाहे फिर सेम लेवल पर हो। लेकिन अगर केस हमारा या तो ट्रस का आ गया, ठीक है ना, या फिर केस आपका आ गया है ट्रस का, या आ गया है फ्रेम का, यानी अगर ये आपका फ्रेम स्ट्रक्चर आ गया इस तरीके से, ये पूरा फ्रेम है, अब यहां पर अगर फोर्स लग गया तो अब चाहे ये सेम लेवल पर हो फिर भी आप उसकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को काउंट करेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, ट्रस हो और अगर फ्रेम हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता वो सेम लेवल पर है या सेम लेवल पर नहीं। जब भी हमारे किसी भी मेंबर के अंदर इंटरनल हिंज दिया जाता है तो उस इंटरनल हिंज की वजह से क्या होता है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आ जाती है, हम उसकी बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास 2D का केस होता है, 3D का केस होता है। 2D के केस में हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, 3D के केस में हमारे पास 6 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। अब इसके अंदर हमारी तीन इक्वेशन में समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 और एम जेड इक्वल टू 0, ये होती है पहली, एम जेड इक्वल टू 0। जबकि इसमें एम जेड इक्वल टू एम वाई इक्वल टू एम एक्स इक्वल टू 0, इसके साथ साथ समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू समीशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0। इसमें ये हमारे पास छह इक्वेशन हो गई, एम जेड इक्वल टू 0, एफ वाई वो एम वाई और एम एक्स इक्वल टू 0। तो 6 इक्वेशन मिलती है हमें इसमें, और 3 इक्वेशंस मिलती है इसमें, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके अलावा जब भी हम कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर बीच में कोई इंटरनल हिंज दे रखा होता है, सिंपली बनाते हैं इसको, ये देखिए ये हमारे पास कोई एक इंटरनल हिंज दे रखा है। अब इस इंटरनल हिंज की वजह से क्या होता है, हमारे पास 3 रिएक्शन तो ये आ गई, एक ये वाली रिएक्शन आ गई, ये वाली रिएक्शन आ गई, एक आ गई वाली 3। लेकिन ये जो इंटरनल हिंज है हमारा, इस इंटरनल हिंज की वजह से एक हमारे पास इक्वेशन और जनरेट हो जाती है मूवमेंट की। मान लीजिए ये ए है पॉइंट, ये बी है, ये सी है, तो हम क्या करते हैं, एम बी इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक और इक्वेशन यहां पे जनरेट हो जाती है इंटरनल हिंज की वजह से। इसमें हम केवल किसी भी एक साइड का मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, केवल एक साइड का, क्योंकि इसमें केवल एक साइड का मूवमेंट कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये मूवमेंट को ट्रांसफर नहीं करता, यानी जितना मूवमेंट यहां होगा वो 0 होगा, ये भी हमें पता है, और ये मूवमेंट को ट्रांसफर नहीं करेगा, यानी इधर के मूवमेंट से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक और एक्सटर्नल इक्वेशन, ये हमारे पास एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन बन जाती है इंटरनल हिंज के केस में। तो इंटरनल हिंज के केस में हमारे पास टोटल 4 इक्वेशन हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये जो चौथी इक्वेशन है इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कंडीशन, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कंडीशन, इक्वेशन ऑफ कंडीशन। तो इक्वेशन ऑफ कंडीशन आती है हिंज के केस में। जो स्ट्रक्चर्स आपके 2D में इन 3 इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे वो कहला जाएंगे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, और जो 3D में इन 6 इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे वो कहला जाएंगे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जिनके ऊपर जैसे यहाँ पे 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन लग रही है,
तो जिन पर भी 3 रिएक्शन लगेंगी या 3 से ज्यादा लग गई तो वो हो जाएगा इनडिटर्मिनेट, 3 से ज्यादा लग गई तो वो हो जाएगा इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और या 3D के केस में अगर वो 6 से ज्यादा लग गई हमारी रिएक्शंस तो वो कहला जाएगा हमारा इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर कौन सा है? जिनमें 3D के केस में केवल 6 रिएक्शन हो, 6 से ज्यादा ना हो, कम हो सकती है, और 2D के केस में 3 रिएक्शन हो, 3 से ज्यादा ना हो। एक और इसमें केस आता है वर्टिकल लोडिंग वाला। वर्टिकल लोडिंग में हमारी एक यहां पर ये Fx हट जाता है, तो Fx हटने के बाद हमारे फिर 2 ही उसमें अननोन्स होने चाहिए। अब जब हम आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डिटरमिनेसी, तो डिटरमिनेसी में इस चीज को बिल्कुल अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। अब आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।